नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना इन तीन राजनीतिक दलों द्वारा आहूत किए गए महाराष्ट्र बंद को अमरावती शहर में नहीं के बराबर रिस्पांस मिला। शहर बंद कराने के लिए सोमवार की सुबह तीनों दलों के नेता व उनके समर्थक स्थानीय राजकमल चौराहे पर जुटे, जहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। पुत्राला आतापर्यंत म्हणजे जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं नाही तोपर्यंत ते एफ.आय.आर सुद्धा दर्ज करण्यासाठी तयार नव्हते। म्हणून असे कास्तकार विरोधी भाजप सरकारच्या विरोधात आज महाविकास आघाडी म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वामध्ये महाविकास आघाडी जी आहे त्याचं बंदचं आव्हान करण्यात आलं होतं। लखीमपूरची जी घटना आहे ती झालेली घटना नाही, ती घडवून आणलेली घटना आहे आणि हा एक खून आहे। सुप्रीम कोर्टाने त्यावर शिक्कामोर्तब केला आहे। सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटलं आहे का खून झाल्यानंतरही तुम्ही आरोपीला कसं का अटक करत नाही आणि त्याच्यामुळे याचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीनं जो आवाज दिला होता त्या आवाजाला अमरावती जिल्ह्यामध्ये सर्व तिन्ही पक्षांनी पूर्णपणे पाठिंबा देऊन या ठिकाणच्या व्यापाऱ्यांनी, या ठिकाणच्या जनतेने सणांचा वेळ असतानाही देखील लोकांनी ज्या पद्धतीनं उत्स्फूर्तपणे बंद केलं त्याबद्दल लोकांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि या घटनेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो। आज लखीमपूरला झालेल्या शेतकऱ्याच्या आंदोलनामध्ये इथल्या शेतकऱ्यांनी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या विरोधामध्ये आणि दिल्लीच्या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ एक शेतकऱ्यांची रॅली काढलेली होती। या रॅलीमध्ये सर्व शेतकरी घोषणा देत निषेध व्यक्त करत असतानाच केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलांनी आपल्या 3 जीप कार आणून मागच्या शेतकऱ्याला अक्षरशः चिरडत नाही। या देशामध्ये पशु पक्ष्यांना सुद्धा आपण अशा पद्धतीची वागणूक देत नाही, पण या उंदमस्त झालेल्या हुकुमशाही सरकारने ज्या शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीनं चिरडलं गेलं, 4 ते 5 शेतकरी तिथे मृत्यूमुखी पडले, बाकी शेतकरी हे जखमी अवस्थेमध्ये भरती आहे। आज या निषेधार्थ सर्व महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांनी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब असतील, सोनियाजी गांधी असतील, या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार असतील, सर्वांनी आपापल्या पक्षांना आव्हान करून आज संपूर्ण महाराष्ट्र हा देश बंद करण्याचं आव्हान केलं आणि त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र बंदमध्ये आम्ही अमरावती या ठिकाणी सर्वच पक्षाची मंडळी, काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, शिवसेना आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या लोकांनी सुद्धा पाठिंबा दिला। त्याचबरोबर जिजाऊ ब्रिगेडच्या लोकांनी सुद्धा या ठिकाणी पाठिंबा दिला। देशाच्या केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्याच्या मुलांनी जी गाडी चालवली आणि त्यामुळे 4 शेतकऱ्यांचा जागेवरच मृत्यू झाला। या अत्यंत भयानक आणि अनामुष घटनेचा विरोध करण्यासाठी आणि त्याचा निषेध करण्यासाठी आज अमरावती बंदचं आव्हान महाविकास आघाडी यांनी घोषित केलं होतं। त्या आघाडीच्या अनुषंगाने आज अमरावतीमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला। सर्व व्यापारी बंधूंनी आणि जनतेने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आणि त्याला अटक करावी, म्हणजे ज्याला गृहमंत्री, देशाचे गृहमंत्री, देशाचे पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री वाचवण्याचा प्रयत्न करतात, त्याला शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याला अटक करावी लागली। अशा प्रकारची घटना स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कधीही घडलेली नाही आणि सत्तेचा एवढा मस्तवालपणा आणि माज जो चढलेला आहे, हा माज उतरवण्यासाठी आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लोकांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी उत्स्फूर्तपणे बंद पाळलेला आहे। लखीमपूर खीरी या ठिकाणी न्याय मागण्यासाठी एकत्र झालेल्या शेतकऱ्यांवर जो अमानुष अत्याचार भाजप सरकारनं त्यांचा आवाज चिरडून टाकण्यासाठी ती घटना घडवली, ती हिटलरशाही आज चालणार नाही। ही हिटलर व मुसोलिनीला लाजवण्यासारखी आहे। जनरल डायरनं ज्यावेळेस एक हत्याकांड भारतात घडून आणलं होतं त्या पद्धतीचं हे हत्याकांड आहे असं आज आम्ही समजतो आणि म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र बंदचा आवाज
महाविकास आघाडीने दिला आणि त्यात सर्व व्यापारी बंधू एकत्रितपणे सहभागी झाले। आज संपूर्ण शहर कडकडीत बंद आहे। जिसके बाद कुछ नेता अपने समर्थकों के साथ शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में घूमे फिरे और वहां से चलते बने, किंतु शहर बंद नहीं हुआ। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस महाराष्ट्र बंद को अमरावती शहर में कोई रिस्पांस नहीं मिला और अलग अलग दलों के नेताओं के बीच आपसी समन्वय का अभाव रहने के चलते बंद का आयोजन एक तरह से पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ। सोमवार को पूरा दिन अमरावती शहर में सभी तरह के व्यावसायिक व व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हुए थे और आम जनजीवन पूरी तरह से सामान्य था। वहीं जिले के ग्रामीण इलाकों में इस बंद का आंशिक असर देखा गया और किसानों से सीधा वास्ता रखने वाली कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कामकाज को आज पूरा दिन बंद रखा गया। मंडी सभापति अशोक दहीकर के मुताबिक महाराष्ट्र बंद के दौरान कोई भी किसान अपनी उपज लेकर मंडी में नहीं आने वाला था और माल ढुलाई का काम भी पूरी तरह से बंद था। ऐसे में सोमवार को मंडी के कामकाज को बंद ही रखने का निर्णय लिया गया। वहीं नागपुर महामार्ग पर नांदगांव पेट के पास स्थित बिजीलैंड व सिटीलैंड व्यापारिक संकुलों में कांग्रेस की ओर से व्यापारिक संकुलों को पूरी तरह से बंद रखा गया। यहां पर कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में घटित घटना का निषेध भी किया गया। महाराष्ट्र बंद के तहत भातकुली शहर में भी बंद का काफी हद तक असर देखा गया। यहाँ पर कांग्रेस, राकापा व शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए यूपी की घटना का निषेध किया गया। लखीमपुर घटना का निषेध करते हुए चांदू रेलवे में दोपहिया रैली निकाली गई और इस महाराष्ट्र बंद को तहसील में काफी हद तक बेहतर प्रतिसाद मिला। सोमवार की सुबह से शहर का पूरा बाजार व्यापारियों द्वारा स्वयंस्फूर्त रूप से बंद रखा गया था। शिवसेना जिला प्रमुख राजेश वानखड़े के नेतृत्व में परतवाड़ा शहर में महाराष्ट्र बंद के समर्थन में पैदल रैली निकाली गई और परतवाड़ा में इस बंद को बेहतर प्रतिसाद मिला। दरियापुर में महाराष्ट्र राज्य किसान सभा के पदाधिकारियों द्वारा एसडीओ को निवेदन सौंपा गया और यूपी की घटना का विरोध जताया गया। साथ ही इस निवेदन के माध्यम से दोषी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने तथा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से बर्खास्त करने की मांग की गई। गत रोज भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई द्वारा सातुर्णा परिसर स्थित जय भारत मंगल कार्यालय में सेवा समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कोविड काल के दौरान समर्पित भाव से काम करने वाली आशा वर्करों को साड़ियां देकर सम्मानित किया गया। लेकिन इस आयोजन के दौरान कई आशा वर्करों को दाग लगी हुई फटी पुरानी साड़ियां दी गई हैं। इस आशय का आरोप मनपा के हैदरपुरा स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र की आशा वर्करों द्वारा लगाया गया है। साथ ही उन्होंने इस बारे में कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के शहराध्यक्ष अब्दुल रफीक के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। कल 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर ज़िला की ओर से सेवा समर्पण कार्यक्रम रखा गया था नवाथे प्लॉट जय भारत मंगल कार्यालय में। तो उसमें अमरावती महानगर पालिका की आशा वर्कर 260 है, उनको इनवाइट किया गया था उनके सत्कार के लिए, जो कि उन्होंने कोरोना काल में जनता के लिए सेवा में समर्पित किया अपना वक्त। तो उस दरमियान उनको साड़ियाँ भेंट की गई। जब घर पर ये लोग लौटे तो इस तरह की फटी हुई साड़ियाँ, ऐसी दागी जूनी, सभी लोगों को उन्होंने एक से फ़ोन से संपर्क किया तो इनको ऐसी जूनी फटी हुई चिंडी बाजार की साड़ियाँ देकर। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने कहा कि ऐसी गलती होने की कोई संभावना या गुंजाइश ही नहीं है। सभी आशा वर्करों के लिए प्रतिष्ठित दुकान से नई व कोरी साड़ियां खरीदी गई थी, लेकिन यदि किसी आशा वर्कर को गलती से दाग लगी हुई फटी साड़ियां देने में आई हैं तो उसके बदले में नई साड़ी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन आशा वर्करों को भेंट में दी गई साड़ियां फटी हुई निकली, उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत महापौर चेतन गावंडे अथवा शहर भाजपा कार्यालय को देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसकी शिकायत कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के पास की गई है, जिसका सीधा मतलब है कि अच्छी भावना के साथ किए गए कार्य में कुछ लोगों द्वारा आशा वर्करों को बरगलाकर इसमें अपनी राजनीति की जा रही है। रतन इंडिया पावर प्रोजेक्ट तक कोयला पहुंचाने हेतु बनाए गए रेल मार्ग की वजह से बारिश के मौसम दौरान रेलवे ट्रैक के आसपास बरसात का पानी जमा हो जाता है, जो खेतों में घुस जाता है। साथ ही इस पानी के बहाव की कोई व्यवस्था नहीं रहने के चलते पगडंडियां भी खराब हो जाती हैं। इसकी ओर कई बार ध्यान दिलाए जाने के बावजूद रतन इंडिया प्रशासन द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ऐसे में राज्य के पूर्व कृषि मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अनिल बोंडे के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने रतन इंडिया की ओर जाने वाली कोयला लदी रेलगाड़ी को रोककर आंदोलन किया। साथ ही जब तक पगडंडी रास्तों का खड़ीकरण नहीं किया जाता तब तक इस ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने देने की घोषणा की। पश्चात रतन इंडिया द्वारा पगडंडी रास्ते का खड़ीकरण करने के साथ ही नुकसान प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिए जाने के बाद इस आंदोलन को पीछे लिया गया।
राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित निवास स्थान पर सीबीआई द्वारा सोमवार को लगातार तीसरी बार छापामार कार्रवाई की गई। इस समय सीबीआई के 7 अधिकारी देशमुख के निवास पर पहुंचे और देशमुख के बेटे व बहू को जांच हेतु कब्जे में लिया गया, जिन्हें गिरफ्तार किए जाने की भी पूरी संभावना है। वहीं इस दौरान देशमुख के आवास के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाते हुए सीबीआई द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध करना शुरू किया। कई कार्यकर्ताओं ने देशमुख के आवास के भीतर घुसने का भी प्रयास किया, जिसकी वजह से बंदोबस्त में तैनात पुलिस वालों व राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त तनातनी भी हुई। इस समय पुलिस ने कई राकाबा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत 1.5 वर्ष से सभी टॉकीजों को बंद रखा गया है। हालांकि इसके पहले लॉकडाउन की शर्तों को शिथिल करते समय 25% दर्शक संख्या के साथ टॉकीजों को खुलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन बाद में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का दौर शुरू हो जाने के चलते टॉकीजों को खोलने का प्रस्ताव पीछे ले लिया गया। ऐसे में विगत 1.5 वर्ष से सभी टॉकीजें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं, लेकिन अब कोविड संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए एक बार फिर उम्मीद बंधी है कि जल्द ही टॉकीजें खुलेंगी और सिनेमा प्रेमियों को पहले की तरह टॉकीज में बैठकर फिल्में देखने का आनंद मिलेगा। सरकार द्वारा आगामी 22 अक्टूबर से टॉकीजों को खोलने की अनुमति देने के बारे में विचार किया जा रहा है, जिससे टॉकीज संचालकों सहित आम सिनेमा प्रेमियों में काफी हद तक खुशी की लहर है। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से इसे लेकर कोई सरकारी अध्यादेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में टॉकीजों के खुलने को लेकर काफी हद तक संभ्रम भी है। कोयले की किल्लत के चलते महावितरण को विद्युत आपूर्ति करने वाले विविध औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रों के 13 सेट इस समय बंद पड़ चुके हैं, जिसके चलते करीब 3300 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। बिजली की इस कमी को पूरा करने के लिए तत्काल अन्य राज्यों से विद्युत खरीदी करने सहित जल विद्युत व अन्य स्रोतों के जरिए विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। यह जानकारी देते हुए महावितरण की स्थानीय परिमंडल की ओर से बताया गया कि अमरावती शहर व जिले सहित समूचे राज्य में लोड शेडिंग को टालने हेतु महत प्रयास किए जा रहे हैं और विद्युत की आपूर्ति व मांग में संतुलन बनाए रखने के लिए आम उपभोक्ताओं को भी चाहिए कि वे बेहद जरूरी रहने पर ही बिजली का प्रयोग करें। वहीं दूसरी ओर सोमवार को सरकारी विश्राम गृह में बुलाई गई एक बैठक में विधायक सुलभा खोड़के ने महावितरण के कामों का ब्यौरा लेते हुए कहा कि इन दिनों शहर में विकास कामों को बड़ी तेजी से पूरा किया जा रहा है और नवरात्रि उत्सव भी चल रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में दशहरा व दीपावली का त्यौहार भी धूमधाम से मनाया जाएगा। अतः त्यौहार के दौर में शहर की बिजली आपूर्ति को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। गत रोज सेवा समर्पण सप्ताह अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई द्वारा जय भारत मंगल कार्यालय में कोविड काल के दौरान सेवा देने वाली आशा सेविकाओं का भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रवीण पोटे पाटिल तथा विधायक रामदास अंबाटकर के हाथों आशा सेविकाओं का साड़ी व सम्मान चिन्ह देकर सत्कार किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि कोविड संक्रमण काल के दौरान आशा सेविकाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए घर से बाहर निकलकर निस्वार्थ रूप से समाज सेवा की है। चिखलदरा तहसील के 36 ग्रामीण इलाकों में ग्रीष्मकाल के दौरान प्रतिवर्ष जल संकट की समस्या रुद्र रूप धारण करती है। ऐसे में मेलघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने हाल ही में सार्वजनिक जलापूर्ति व स्वच्छता राज्य मंत्री गुलाबराव पाटिल से मुलाकात कर इस समस्या का निराकरण करने की विनती की थी, जिसके तहत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की ओर से 36 गाँव जलापूर्ति योजना तैयार की गई है। हाल ही में केंद्रीय संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, किंतु उत्तीर्ण विद्यार्थियों में अमरावती जिले के एक भी विद्यार्थी का नाम शामिल नहीं था। वहीं अब महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा 290 पदों के लिए परीक्षा लेने की घोषणा की गई है। ऐसे में जिलाधीश पवनीत कौर व जिला परिषद के सीईओ अभिशान पंडा ने सभी युवाओं से इस स्पर्धा परीक्षा में शामिल होकर शानदार करियर चुनने का आह्वान किया है। आगामी फरवरी माह में अमरावती महानगर पालिका का पंचवार्षिक आम चुनाव होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर मनपा प्रशासन द्वारा जिला निर्वाचन विभाग के सहयोग से आगामी 1 नवंबर से मतदाता पंजीयन अभियान शुरू किया जाएगा। मनपा के विगत चुनाव की तुलना में आगामी फरवरी माह के दौरान होने जा रहे चुनाव में मतदाताओं की संख्या में इजाफा होने का पूरा अनुमान है, क्योंकि जारी वर्ष के दौरान 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे और ऐसे युवा मतदाताओं को पहली बार अमरावती मनपा चुनाव में मतदान करने का अवसर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अमरावती व बडनेरा क्षेत्र में कुल 52,000 मतदाताओं के नाम छायाचित्र नहीं रहने की वजह से मतदाता सूची से हटाए गए थे, जिनमें अमरावती के 15,000 व बडनेरा के 37,000 मतदाताओं का समावेश है। ये सभी नागरिक आगामी 1 नवंबर से शुरू होने जा रहे मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम में अपने छायाचित्र देकर मतदाता सूची में अपने नाम का समावेश कर सकते हैं। खरीफ बुआई काल के दौरान बारिश की लुकाछिपी तथा बाद में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से सबसे पहले हाथ में आने वाली मूंग व उड़द जैसी फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं अब किसानों का माल बिक्री के लिए फसल मंडी में आते ही उड़द व मूंग के दाम समर्थन मूल्य की तुलना में 1,500 से 2,000 रुपए से कम कर दिए गए हैं, जिस पर बाजार समिति द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। लेकिन अब तक ऐसे किसी भी मामले में बाजार समिति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से किसानों को फसल का लागत खर्च भी नहीं मिल पा रहा। सरकार ने इस वर्ष मूंग के लिए 7,275 रुपए तथा उड़द के लिए 6,300 रुपए प्रति क्विंटल
क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, लेकिन शनिवार को बाजार समिति में मूंग के लिए 4,800 से 6,000 रुपए तथा उड़द के लिए 3,100 रुपए से 5,200 रुपए प्रति क्विंटल के दाम मिले, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में 1,500 से 2,000 रुपए से प्रति क्विंटल कम है। गत रोज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत व विधायक विक्रम काले ने पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के निवास पर सदिच्छा भेंट दी। इस समय पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने इन दोनों नेताओं का शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देते हुए भावपूर्ण स्वागत किया। साथ ही तीनों के बीच विभिन्न विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा भी हुई। सात खिराड़ी परिसर स्थित बसवेश्वर दुर्गोत्सव मंडल में रविवार को सांसद नवनीत राणा के हाथों महाआरती की गई। इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल, पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले, भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर तथा पूर्व सांसद अनंत गुड़े सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। कुम्हारवाड़ा परिसर स्थित श्री दत्त दुर्गोत्सव मंडल को शहर के पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले द्वारा सदिच्छा भेंट की गई और माता रानी का भावपूर्ण तरीके से पूजन किया गया। आगामी बुधवार 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी के निमित्त परशुराम अन्नदान सेवा समिति द्वारा कन्या भोज व कन्या पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में बुधवार की सुबह 8 बजे रंगारी गली स्थित दादी भवन में 51 कन्याओं का विधिवत पूजन कर उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराया जाएगा और भेंट स्वरूप उपहार प्रदान किए जाएंगे। परशुराम अन्नदान सेवा समिति द्वारा सभी समाज बंधुओं से इस अवसर पर उपस्थित रहने और कन्या पूजन का लाभ लेने का आह्वान किया गया है। कैंप रोड परिसर में विद्या भारती महाविद्यालय के सामने स्थित रिफॉर्म्स क्लब के द्विवार्षिक चुनाव गत रोज कराए गए। 9 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए कराए गए इस चुनाव के नतीजे रविवार की देर रात 11:30 बजे घोषित हुए। इस चुनाव में धनंजय बंड ने सर्वाधिक वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की। वहीं इससे पहले रिफॉर्म्स क्लब के अध्यक्ष व सचिव का चयन निर्विरोध कर लिया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर गजेंद्र देशमुख व सचिव पद पर दिवेश अग्रवाल चुने गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण छात्र सेना के शहराध्यक्ष हर्षल ठाकरे के नेतृत्व में जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि सीबीएसई की कक्षा 10वीं के छात्रों को अंक देने के संदर्भ में महर्षि स्कूल के दोषी पाए जाने के बाद भी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी की जा रही है। मंगलधाम सोसाइटी अंतर्गत राधानगर निवासी आकाश गुलाबराव शेजव तथा उनके परिजनों के खिलाफ विगत 31 मई 2021 को एक 22 वर्षीय युवती की शिकायत पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था, जिसे लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई पश्चात मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने शेजव परिवार को राहत देते हुए फ्रेजरपुरा थाना पुलिस को यह आपराधिक मामला रद्द करने का आदेश दिया। विगत 2 माह से सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया है। ऐसे में सीटू के बैनर तले सफाई कर्मियों ने आज काम बंद आंदोलन किया। साथ ही जिलाधीश को अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन भी सौंपा गया। मानवीय हक संगठन के बैनर तले परतौड़ा के टपालपुरा वासियों ने अतिक्रमण को नियमानुकूल करने की मांग को लेकर संभागीय आयुक्तालय के सामने विगत 10 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखा है, लेकिन अब तक इस अनशन की प्रशासन की ओर से कोई दखल नहीं ली गई है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से जिलाधीश के जरिए देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री तथा केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री को भेजे गए निवेदन में कहा गया है कि यूजीसी की ओर से देश के सभी विश्वविद्यालयों में इतिहास स्नातक पाठ्यक्रम के तहत काफी बदलाव किया गया है और हड़प्पा संस्कृति का नाम बदलकर उसे सरस्वती संस्कृति का नाम दिया गया है, जिससे विश्व पटल पर देश की प्रतिमा मलिन हो रही है। जिले के पुलिस पाटिलों का 5 महीने का लंबित मानधन व यात्रा भत्ता दशहरा त्यौहार से पूर्व दिए जाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य पुलिस पाटिल संघ की ओर से आज जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। जिले में आज केवल एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया, वहीं एक मरीज को कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 96,553 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 95,144 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले में इस समय 12 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 8 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 4 मरीजों का समावेश है। इनमें से 6 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं मनपा क्षेत्र में 5 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान 282 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.35% की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% है। सोमवार को समूचे संभाग में 3 नए संक्रमित पाए गए, जिनमें अकोला के 2 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा सोमवार को संभाग में 4 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 1 व बुल्ढाना के 1 नागरिक शामिल हैं। घाटखेड़ा में रहने वाले रियाज खान अपने परिवार के सदस्यों के साथ रविवार को पोहराबंदी स्थित दरगाह पर आए थे, जहां पर रियाज खान का 3 साल का बेटा रेहान खान दरगाह परिसर में खेल रहा था। यहीं पर एक टाटा एस मालवाहक वाहन का चालक भी कुछ श्रद्धालुओं को लेकर दरगाह में आया था और शाम 6 बजे के करीब जब टाटा एस का वाहन चालक श्रद्धालुओं को वापस ले जाने के लिए अपने वाहन को शुरू कर रिवर्स लेना शुरू किया, उसी समय दरगाह परिसर में खेल रहा रेहान खान वाहन की चपेट में आ गया और उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की विशेष टीम ने राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के बेलपुरा व गाड़गीनगर थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे जुआ अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 15 जुआरियों को हिरासत में लिया। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान 77,750 रुपये का माल बरामद किया गया।
ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने नांदगांव खंडेश्वर में डकैती को अंजाम देने वाले 2 शातिर डकैतों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम मनीष इंग्लिश भोसले तथा मुकेश इंग्लिश भोसले बताए गए हैं। इन दोनों डकैतों ने अपने 7 अन्य साथियों के साथ नांदगांव खंडेश्वर में रहने वाले राम महाजन के घर पर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।